रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी 9th क्लास। चैप्टर का क्या नाम है? बायोलॉजिकल मेथड। कि हमने बायोलॉजी के अंदर जो मेथड इस्तेमाल होते हैं वो हमने उसके बारे में स्टडी करना है। और बायोलॉजिकल मेथड क्या चीज़ है? बायोलॉजिकल मेथड हम उस चीज़ के लिए अपनाते हैं जब हमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है। बायोलॉजी के अंदर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के हवाले से कोई रिसर्च हमने करनी हो, तो वो सारे के सारे उसको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहती हैं। कोई नई चीज़ दरियाफ्त करनी है तो जब कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है या कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है तो उसके लिए हम क्या चीज़ अपनाते हैं? बायोलॉजिकल मेथड। यहाँ से इसकी डेफिनेशन अगर हम करें, द मेथड टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ऐसा मेथड जो हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको हल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो क्या चीज़ है? बायोलॉजिकल मेथड। अब बायोलॉजिकल मेथड इसके अंदर मेन चीज़ अगर हम देखें तो ये मेन चीज़ आती है एक्सपेरिमेंट्स के। हम कोई किस्म की हमें कोई मसला पेश आ रहा है, कोई रिसर्च आ रही है, तो हमने उसके ऊपर क्या चीज़ करनी है? उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमने ये देखना है कि जो हमने चीज़ सोची है या हमारे सामने जो चीज़ प्रॉब्लम है तो क्या उसको वो सही है या नहीं। सबसे पहले ये गैलीलियोस ने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए थे बायोलॉजी के अंदर, ताकि इसको हम देख सकें, इसको डिस्कस कर सकें, इसको ये देख सकें कि कोई चीज़ हमने देखी है तो वो सही है या गलत है। ठीक हो गया। अब बायोलॉजिकल मेथड को भी सिंपल सा मेथड नहीं है, इसको भी मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। स्टेप्स कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है वो तमाम स्टेप्स के जरिए हम वो मेथड अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद फिर हमारे पास उसका नतीजा कुछ ना कुछ निकलता है। वो नतीजा चाहे गलत हो या नतीजा सही हो, वो भी हम लास्ट में जाकर देखेंगे। दूसरी चीज़ क्या जाती है? स्टेप्स टू सॉल्व द बायोलॉजिकल मेथड। जो बायोलॉजिकल मेथड इस्तेमाल कर सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स हैं अब हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सबसे पहले तो हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, जो बायोलॉजिकल हमें मसला पेश आ रहा है वो है क्या। जब तक हमें किसी मसले का ही नहीं पता होगा, सही तरह उसका नॉलेज ही नहीं होगा, सही तरह उसको हम समझ ही नहीं सकते, तब तक हम उसके बारे में रिसर्च ही नहीं कर सकते, उसके बारे में हम कोई एक्सपेरिमेंट या अपनी राय कायम नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमने रिकॉग्नाइज करना है, जांचना है, देखना है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को कि कौन सी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रही है और किस मौजू के ऊपर आ रही है। ठीक हो गया। सबसे पहला मेथड रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। उसके बाद आ रहा है दूसरा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज को देखना, मुशाहिदा करना। मुशाहिदा करना, ये ऑब्जर्वेशन, ये मुशाहिदा करने की अगर मैं सिंपल बात बताऊं तो हम जिस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं वो हमारी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व करने के लिए, किसी चीज़ को फील करने के लिए हमारे पास 5 सेंसेस हैं: टच, टेस्ट, स्मेल, उसके अलावा हमारा हियरिंग और लुकिंग, सीइंग। ये 5 हैं कि हम चीज़ें या देख सकते हैं या सुन सकते हैं या फिर उसको चख सकते हैं या उसकी बदबू या खुशबू सूंघ सकते हैं या फिर हमारे स्किन के साथ वो अटैच है तो हम उसको फील कर सकते हैं। ये 5 रास्ते हैं। इन्हीं 5 चीज़ों से अगर हम कोई चीज़ को फील करें, कोई महसूस करें, तो हमने क्या किया? हमारी सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है कि हम उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। सिंपल सी चीज़ है। अगर देखिए, अगर आप बैठे हुए किसी जगह पे तो ठंडी हवा आ रही है तो आपको महसूस हो रही है, ये आपने ऑब्जर्वेशन कायम कर दी कि आपको महसूस हो रहा है क्या चीज़ कि ठंडी हवा आ रही है। या फिर आपके सामने कोई ऐसा वाक़या पेश हुआ है, जैसे न्यूटन्स ने एक ऑब्जर्वेशन की थी कि जब वो दरख्त के नीचे बैठा था, एप्पल के दरख्त के नीचे, तो ऊपर से सेब आके नीचे गिरा। अब नीचे आके गिरा तो सिंपल सा क्या चीज़ है कि उसने देखा इस चीज़ को गिरने में। तो पहली चीज़ क्या की? ऑब्जर्व करना। पहली चीज़ क्या उसने की कि ऑब्जर्व की है उस चीज़ को कि ये चीज़ हो रही है। उसके बाद वो उस पर कोई मेथड अप्लाई करे ना करे, ये ऑब्जर्वेशन में तमाम करते हैं। चाहे वो साइंटिस्ट है या चाहे वो साइंटिस्ट नहीं है, उसने ऑब्जर्वेशन लाजमी करनी है किसी भी इंसान ने। ठीक हो गया। अब इसके अंदर 2 चीज़ें आ जाती हैं। अगर इसकी मैं एक और मिसाल दे दूँ तो पानी जब बॉयल हो रहा होता है
तो सिंपल हमें नज़र आ रहा है कि वो बॉयल हो रहा है, कि उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया। या फिर जब हमने किसी चीज़ को तोला है, उसका वजन किया, तो वो भी हम देख के उसको बता देते हैं, आंखों से देख रहे हैं ये चीज़ें क्या है, हम देख के सिंपल बता रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई राय काम नहीं कर रहे। तो फिर ऑब्जर्वेशन की इसी से दो चीज़ें निकलती हैं, इसके दो एग्जाम्पल दो टाइप निकलती हैं, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। दो किस्म की ऑब्जर्वेशन है, एक क्वालिटेटिव है, एक क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव का मतलब सिंपल ये होता है, हम ये बता देते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या है, ये अच्छी क्वालिटी की है, बुरी क्वालिटी की है। अगर ये कोई चीज़ हम लेने जाएं तो हम सिंपल देख, कपड़ा लेने जाएं तो कपड़ा देख के हाथ लगा के या देख के बता देते हैं कि कौन सी क्वालिटी है इसकी, अच्छी क्वालिटी है या बुरी क्वालिटी है, हम सिंपल ये बता देते हैं। कोई चीज़ हम खा रहे हैं तो हमने क्या देखना है, ये कितना मीठा है, तो हम ये बता देते हैं कि ये मीठा है या नहीं है, या फिर कितना ज़्यादा मीठा है, ये क्वालिटी बता रहे हैं, हम उसका म्यार बता रहे हैं, ये क्वालिटी ऑब्जर्वेशन में आता है, क्वालिटेटिव। दूसरा आता है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में, जिसके अंदर क्या चीज़ आती है, फिगर्स आती है, नंबरिंग आती है। कोई चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं, उस ऑब्जर्वेशन के अंदर कोई नंबरिंग आ रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ से एक और चीज़ क्वेश्चन आता है कि क्वालिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है और एक क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है, इन दोनों के अंदर से कौन सी ऑब्जर्वेशन ज़्यादा बेस्ट है। तो यकीनी सी बात है कि एक चीज़, एक में हमसे ये बता रहे हैं कि ये चीज़ अच्छी है या बुरी है, सिंपल, बल्कि ये कि उसके अंदर कोई ये नहीं बता रहे कि 10% अच्छा है या 90% अच्छा है, ये नहीं बता रहे, लेकिन इसके अंदर हम नंबर बता रहे हैं कि कोई चीज़ मीठी है तो वो 10, अगर वो चीज़ उसका वज़न इतना है तो वो इतने % है, या फिर उसका वज़न 100 ग्राम है या 1000 ग्राम है, ये चीज़ें हम क्या बता रहे हैं, उसकी परसेंटेज में बता रहे हैं, या फिर उसके नंबर आ रहे हैं। कोई नंबर का मतलब ये होता है कि वो ज़्यादा एक्यूरेट है, उसकी ज़्यादा वो होता है, वो ज़्यादा सही आंसर बता रही है। ये तो इसके अंदर क्या आंसर है, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसके अंदर नंबरिंग आती है। तो इसके अंदर अगर एक दो मिसाल भी दूँ जो आपकी बुक के अंदर दी हुई है, अगर हम बताएं फ्रीजिंग पॉइंट, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का और बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों की हम बात करें तो हम क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में सिंपल ये बताएंगे कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, कोल्ड होता है, वो ठंडा होता है बॉइलिंग पॉइंट से। जब बॉइलिंग पॉइंट पर वाटर है तो वो गर्म होता है, जब फ्रीजिंग पॉइंट पर वाटर है तो वो क्या है, ठंडा होता है। ये सिंपल हमने बता दिया क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में। अगर इसी चीज़ को हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की बात करें तो हम यहाँ पर ये बताएंगे कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर भी आप लोगों को पता चल गया कि कौन सी चीज़ हम एक्यूरेट बता रहे हैं, किस चीज़ का ज़्यादा हमें एग्जैक्ट पता चल रहा है। यहाँ पर सिर्फ ये पता चल रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट पर वाटर कोल्ड होता है, यहाँ पर हॉट होता है, सिर्फ ये बता रहा है। लेकिन कोल्ड तो अगर हम 90 डिग्री सेल्सियस पे बात करें तब भी वाटर कोल्ड ही वाटर हॉट ही होता है। अगर 5 डिग्री सेल्सियस की बात करें तब भी वाटर कोल्ड ही होता है। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट हमें फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात बताई जा रही है। ये थी क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अब सबसे पहली चीज़, न्यूटन बैठा हुआ, ऊपर से सेब गिरा, उसने क्या देखा कि सेब गिर रहा है, क्या चीज़ की, ऑब्जर्वेशन की। ये ऑब्जर्वेशन हमारी आ गई, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसके ज़हन में एक ख्याल आया कि नीचे क्यों आया, ये नीचे क्यों आया है, कोई चीज़ है जो इसके नीचे लेके आ रही है। तो ये क्या उसने काम की, इससे अगला स्टेप, कोई चीज़ ऑब्जर्वेशन करने के बाद अपनी एक राय कायम कर देना, सादा सी सिंपल सी राय कायम कर देना, जिसका कोई इतनी कैलकुलेशन लंबी ना हो। बस सिंपल ये है कि हमने कोई चीज़ देखी है, देखने के साथ ही मैंने क्या बता दिया कि ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ हो सकती है, ये राय कायम करना, नजरिया कायम करना। तो वो क्या आ जाती है इसके बाद, तीसरा पॉइंट, हाइपोथेसिस। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, हाइपोथेसिस को राय कायम कर रहे हैं। और इसकी सिंपल सी डेफिनेशन करें, टेंटेटिव आइडिया, कोई भी ऐसा आइडिया कि जो कोई हम एक तजवीज़ पेश कर रहा,
एक सिंपल सी राय कायम करना, वो हमारे नजदीक एक आइडिया आ गया। किसके मुतालिक? एक ऑब्जर्वेशन के मुतालिक। एक ऑब्जर्वेशन के मुतालिक एक आइडिया आ गया, तो वो हमारा क्या हो गया? हाइपोथेसिस हो गया। ठीक हो गया। साइंटिस्ट ने ये चीज़ रखी हुई है कि ऑब्जर्वेशन जब होती है, ऑब्जर्वेशन के बाद जो दूसरी चीज़ है वो टेंटेटिव आइडिया है कि हमारे दिल में कोई ना कोई नज़रिया कायम आता है, वो नज़रिया आता है और उसको हम उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब ये जो टेंटेटिव कोई आइडिया आया, तो इसके ऊपर भी साइंटिस्ट ने कोई चीज़ें बताई हुई है कि टेंटेटिव आइडिया ये नहीं होगा कोई भी हम चीज़ बता दें और वो टेंटेटिव आइडिया या फिर हाइपोथेसिस होगी, उसके ऊपर भी कोई ना कोई कुछ इन्होंने चीज़ें बताई हुई हैं कि अगर उसके अंदर ये चीज़ें पाई जाएंगी तो फिर वो टेंटेटिव आइडिया होगा। एक तो ये आ गई इसके डेफिनेशन के वाले से। दूसरी चीज़, जो टेंटेटिव आइडिया है उसके मुताबिक जो मेन पॉइंट्स साइंटिस्ट ने बताए हुए हैं कि टेंटेटिव आइडिया के अंदर मेन चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए, अब हम वो देखते हैं। पहली चीज़ तो वो सिंपल होनी चाहिए, सादा होनी चाहिए, जनरल आइडिया होना चाहिए। मतलब ये है कि उसके अंदर इतनी कॉम्प्लेक्स ना हो कि हर बंदा ये है कि हर बंदे को अगर हम बताएं तो उसमें से ये है कि 10 बंदे 100 में से 10 बंदे सिर्फ उस बात को समझे और बाकी समझे ही ना। वो अलग बात है कि एक बंदा समझ लाजमी आनी चाहिए अगले बंदे को, अगर हम किसी को बताएं हाइपोथेसिस। वो अलग बात है अल्लाह उस चीज़ को माने या ना माने, उसको माने या ना माने, उसको गलत कहे या उसको सही कहे, वो अलग चीज़ है। लेकिन उसको ये चीज़ लाजमी कहे कि जो बात बता रहा है ये हो सकती है या फिर ये चीज़ मेरी समझ में आ रही है। पहली चीज़ जनरल आइडिया होना चाहिए, जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए। दूसरा टेंटेटिव आइडिया, मैं पहले बता चुका हूँ कि वो सिर्फ एक आइडिया होना चाहिए, तजवीज़ पेश करनी, ये नहीं कोई फैसला या हुक्म नहीं कि आखिरी उसका नतीजा यही है और हमेशा यही होगा। ठीक हो गया। तीसरा नंबर जो बताया हुआ है, तीसरा नंबर कि इससे पहले इसी मसले के ऊपर जो पहला मसला चल रहा है उसी मसले के ऊपर अगर हमसे पहले किसी आदमी ने कोई चीज़ ऑब्जर्वेशन की है, किसी आदमी ने इस चीज़ पर ऑब्जर्वेशन की है, कोई चीज़ देखी हुई है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो पीछे चीज़ें ऑब्जर्वेशन हो चुकी हैं हमारी ऑब्जर्वेशन भी उसके साथ मिलती है और हमारी हाइपोथेसिस भी उसके साथ मिलती है। ये ना हो कि पहले सारी लोगों ने ऑब्जर्वेशन किसी और तरीके से की हुई है, हमें गलती से या हमें कोई गलत कंसेप्ट आ गया ऑब्जर्वेशन के जरिए, तो हमने उसको टेंटेटिव आइडिया बना दिया। उसको क्या होना चाहिए? एग्री होना चाहिए, जो हाइपोथेसिस है उसको एग्री होना चाहिए विद प्रीवियस या अवेलेबल ऑब्जर्वेशन। जो इससे पहले ऑब्जर्वेशन मौजूद है उसके साथ लाजमी एग्री करना चाहिए, उसके साथ मेल कोई ना किसी हद तक उसके साथ अटैचमेंट होनी चाहिए। उसके बाद नंबर 4 की बात करें, एज सिंपल एज पॉसिबल, उसको जितना ज़्यादा हो सके उसको सिंपल और सादा बताना चाहिए। मैंने पहले बता दूंगा जनरल आइडिया होना चाहिए, जनरल स्टेटमेंट वो सादा सी हो, उसके अंदर कोई लंबी डेफिनेशन या लंबी उसकी तकरीर ना हो, सिर्फ सिंपल सी और सादा सी बात हो। जब हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे ये बायोलॉजिकल मेथड या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर, तो हम ये चीज़ें बताऊंगा कि हाइपोथेसिस किस तरह की होती है और हाइपोथेसिस कितनी सादा होती है। इसके बाद हाइपोथेसिस का जो लास्ट पॉइंट उन्होंने बताया हुआ है मैं यहाँ बता देता हूँ, शुड बी टेस्टेड या टेस्टेबल, कि उसको हम टेस्ट कर सकें, उसको हम ये बता सकें कि क्या ये उसको हम गलत भी साबित कर। टेस्टेबल है फाल्सिएबल, कि उसको हम टेस्ट कर सकें, एक तो देख सकें कि ये क्या चीज़ है, इसके ऊपर कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट या टेस्ट कर सकें, एक चीज़। दूसरा उसको हम टेस्ट करके गलत भी साबित कर सकें, किसी न किसी हद तक इसका चांस हो कि हम इसको गलत साबित कर सकते। ये ना हो कि हम कहें यार ये गलत साबित हो ही नहीं सकती, क्योंकि बात ही कोई इलॉजिक कर दी हो तो वो फिर उसको कोई मानेगा नहीं तो उसको गलत कैसे साबित करेगा। इसलिए उसका टेस्टेबल, उसको टेस्ट भी लाजमी करना चाहिए, लाजमी हो सके और उसका गलत भी साबित हो सके। ये नहीं कि लाजमी गलत हो, गलत साबित हो सकती हो, उसको हम कहेंगे हाइपोथेसिस। ये था हमने अभी स्टार्ट किया था बायोलॉजिकल मेथड का सिंपल, और उसके बाद हमने कुछ स्टेप्स पढ़े हैं। अभी मैंने सिर्फ 3 स्टेप बताए हैं, बाकी की जो स्टेप हैं इसी के साथ इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में बताएंगे। इसके मुताबिक